शरीर का जो विकास होता है कितने प्रकार का होता है? एक होता है भौतिक विकास, 6 फीट की हाइट हो गई, 80-85 किलो वजन हो गया, बढ़िया बाजुओं में ताकत है, वो कौन सा डेवलपमेंट हुआ? भौतिक शारीरिक विकास। लेकिन वो पर्याप्त है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, शरीर का भौतिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, चारित्रिक विकास होना चाहिए। वैसे ही देश का भी भौतिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, चारित्रिक विकास होना चाहिए, हर मानसिक विकास होना चाहिए। अब सरकार के जो मंत्रालय हैं वो ज़्यादातर मंत्रालय कौन सा विकास करते हैं? भौतिक विकास। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन सा डेवलपमेंट करती है? जोर से बोलिए जरा। भौतिक विकास। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कौन सा विकास करता है? भौतिक विकास। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन सा विकास करता है? भौतिक विकास। दो डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो देश का आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास करते हैं। वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैंने सरकार को कई बार कहा है और मैंने पब्लिक डिस्कोर्स में भी कई बार कहा है कि आप प्रत्येक जितने भी हमारे लॉ कॉलेज है सबको हर सेमेस्टर में कम से कम 2 से 3 कानून दीजिए और वहाँ पब्लिक डिस्कोर्स हो, पब्लिक डिबेट हो और उन्हीं से ड्राफ्ट मंगवाइए। फायदा क्या होगा? फैकल्टीज़ भी कुछ अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगी, स्टूडेंट्स भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। उदाहरण के लिए कोई सा भी कानून XYZ, कोई सा भी, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जो भी एक्ट है, एक इंटरनेशनल कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगी। हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग में क्या चल रहा है, तो सिंगापुर मनी लॉन्ड्रिंग में क्या चल रहा है, तो UAE में कहाँ चल रहा है या US में क्या चल रहा है। मेरा मानना है कि सरकार को बैठे बैठे हर कानून का बेस्ट ड्राफ्ट फ्री में मिल सकता है अगर प्रत्येक कॉलेज को इसको एथराइज कर दिया जाए। आप ड्राफ्ट बना बना के लाओ, हम उसको टेबल करेंगे, हम उस पर डिबेट करेंगे, बैठे बैठे हो जाएगा। बच्चे भी सीखेंगे, फैकल्टीज भी अपना उसमें योगदान करेंगे और देश का विकास होगा। मैंने आपको पहले कहा था, ये बाकी मंत्रालय केवल भौतिक विकास करते हैं। नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, ये सारा विकास कहाँ से होता है? यहाँ से होता है जहाँ आज मैं खड़ा हुआ हूँ। तो सबसे पहले धन्यवाद। आते हैं अब कानून के ऊपर। हम सबको किसने बनाया? जोर से बोलिए जरा। ऊपर वाले ने। एक शब्द में कह दें, क्योंकि फिर गॉड और उसमें सब डिफरेंस आ जाएगा। अल्लाह में क्या कह सकते हैं? किसने बनाया? ऊपर वाले ने। नाक सबकी 2, मुंह सबका 1, लीवर एक जैसा, कान सबके 2। ऊपर वाले ने भेदभाव किया क्या? जोर से बोलो जरा, पीछे से आवाज नहीं आ रही। ऊपर वाले ने कोई डिफरेंशिएट किया नहीं। तो डिफरेंशिएट कौन करता है? नीचे वाला, और ऊपर वाले के नाम पे करता है। एक पीके मूवी में एक डायलॉग था, कोई फिरकी ले रहा है। सुना था? नहीं सुना था? ये नीचे वाले फिरकी लेते हैं ऊपर वाले के नाम पे। नीचे वाले फिरकी लेते हैं ऊपर वाले के नाम पे। मेरी एक लेटेस्ट PIL है, आप लोग सर कभी उस पर भी डिबेट कर सकते हैं। धर्म और रिलीजन के ऊपर एक मेरी PIL है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वगैरह को नोटिस गया हुआ है। धर्म जोड़ता है, जैसे ऊपर वाला सबको जोड़ता है और नीचे वाले सबको तोड़ते हैं, ऐसे धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म यूनाइट्स एंड रिलीजन डिवाइड्स। अनफॉर्चुनेटली हमने धर्म और रिलीजन को समझा नहीं और आर्टिकल 25 के रिलीजन जो शब्द है उसको धर्म समझ लिया और लगातार फैसले भी देते गए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले याद देते गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम कभी सवाल नहीं खड़ा करते, तो इस देश का बहुत बेड़ा गर्क हुआ। और बेड़ा गर्क होने के एक ही कारण था, हमारे जजों को भी धर्म और रिलीजन का डिफरेंस नहीं पता था। हमारे जजों ने कभी कानून की इंटरप्रिटेशन करते समय ऊपर वाले को नहीं सोच कर इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने नीचे वाले को सोच कर इंटरप्रिटेशन किया।
अगर एक परिवार में पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए। अलग अलग जोर से बोलिए जरा। 4 बहुएं हैं, चारों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए अलग अलग। और अगर किसी को विशेष अगर आप ट्रीट करोगे तो बाकी 3 नाराज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। जहां तक किस वक्फ की बात हो रही थी, आप लोगों को इस काम को शुरू करने के पहले तो यह समझना था कि वक्फ है क्या। ये लैंड है या कुछ और है। तो सबसे पहले जब आप किसी कानून की इंटरप्रिटेशन शुरू करें तो पहले तो यह जाके देखें कि शेड्यूल 7 जहां काम का बंटवारा है वो स्टेट लिस्ट में आ रहा है कि यूनियन लिस्ट में आ रहा है कि कॉन्करेंट में आ रहा है। आगे से कभी भी जब कानून पे आप काम शुरू करें तो पहले यह देखें किस लिस्ट में आ रहा है। अब लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है। इंटी नंबर 10 मजार, दरगाह, शमशान, कब्रिस्तान, ये कहां आता है? स्टेट लिस्ट की इंट्री नंबर 10 में। यानी मजार, दरगाह, शमशान, कब्रिस्तान पे सेंट्रल को कानून बनाने का अधिकारी नहीं है। इसका मतलब ये जो मजार, दरगाह, शमशान, कब्रिस्तान को वक्फ या इस तरह की चीजों में लाया जा रहा है, ये अपने आप में ही वाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आगे बढ़िए। जमीन, मकान, खेत खलिहान, किराया, किराएदार, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट 2 का इंट्री नंबर 18 है। यानी जमीन, मकान, खेत खलिहान भी सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है। किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का। यानी वक्फ के अंदर वो भी नहीं आ सकता। तो फिर वक्फ के अंदर आएगा क्या? जिसको हम दान कहते हैं, अंग्रेजी में उसको चैरिटी कहते हैं और अरबी में उसको क्या कहते हैं? वक्फ। तो फिर आप देखो कि कहां पड़ेगा ये। तो सब कॉन्स्टिट्यूशन में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान का शेड्यूल 3 खोलिए, शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 खोलिए, कॉन्करेंट लिस्ट, उसकी एंट्री नंबर 28, उसमें है चैरिटी एंडाउमेंट। यानी जिसको हम दान कहते हैं उसको आप अंग्रेजी में चैरिटी कह सकते हैं, उसको अरबी में आप वक्फ कह सकते हैं। तो यानी वक्फ कहां आया? शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 की एंट्री नंबर 28 में आया। अब जब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आया तो सेंट्रल कानून बना सकता है। ठीक है, ये वक्फ एक्ट वहां तक ठीक है कि सेंट्रल इस पे चैरिटी के मामले में कानून बना सकता है। लेकिन सवाल यह है कि शेड्यूल 3 के कॉन्करेंट लिस्ट में जो कानून बनता है वो जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल होता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि शेड्यूल 1 जो यूनियन लिस्ट है या शेड्यूल 3 जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें वो किसी एक कम्युनिटी के लिए कानून बना दे। और इसीलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 पढ़िए। 13 ये कहता है आज की डेट में यानी 26 जनवरी 1950 को जब देश आजाद हुआ, आज जो भी कानून डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जो कानून पर्टिकुलर किसी के लिए बने हुए, आज के बाद वो नल एंड वाइड हो गए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि आर्टिकल 25, ये तो आर्टिकल 25 का मैटर है। मैंने सुना था एक बच्चे ने बोला था कि आर्टिकल 25 का मैटर है। अरे भैया, जमीन धार्मिक विषय नहीं है। लैंड क्या है? सिविल डिस्प्यूट है। और सिविल डिस्प्यूट कहां सॉल्व होता है? तहसीलदार के यहां, SDM के यहां। उसके लिए रेवेन्यू कोर्ट बनी हुई है। जमीन का पूरा रिकॉर्ड कहां होता है? कलेक्टर के पास होता है, ADM के पास होता है, तहसीलदार के पास होता है। तो सबके जमीन का विवाद का समाधान कहां होता है? कहां होता है? SDM, तहसीलदार, ADM, DM, चकबंदी कमिश्नर। और जो दान होता है, चैरिटी होती है या वक्फ, तीनों एक ही शब्द है, वो अपना किया जाता है। बाकी दुनिया में तो जमीन उमीन दान की जाती है। भारत में आदिकाल से जमीन तो छोड़ो, अंगदान की परंपरा रही है, देहदान की परंपरा रही है। और ये संविधान किसका है? भारत का संविधान है। संविधान के इंटरप्रिटेशन कितने हैं? लिटरल इंटरप्रिटेशन, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन। लेकिन जो एक इंटरप्रिटेशन हम कभी नहीं करते, दैट इज द कल्चरल इंटरप्रिटेशन।
मैं सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे केसेस में बहस कर रहा हूं। ये संविधान कहां का है, जरा जोर से बोलिए जरा। अमेरिका का तो नहीं है ना, यूके का तो नहीं है ना। तो इसका इंटरप्रिटेशन करते समय कहां का कल्चर देखेंगे? भारत का। और भारत में दान आज से नहीं, सदियों से होता है, सदियों से। अब भारत में दान क्या क्या होता है? अंगदान, लोग आंखों का दान करते हैं, अपना या दूसरे की आंख? जोर से बोलो जरा। अपनी आंख। लीवर दान करते हैं, अपना या दूसरे का? अपना। तो अगर आपको दान करना है तो जमीन अपनी करोगे या दूसरे की? आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही मेरी हिंदी। अपनी। पैसा दान करना है तो अपना करोगे, दूसरे की पॉकेट मार के? अपनी। कोई गाड़ी वाड़ी दान करना है तो अपनी गाड़ी दान करोगे, अपनी एम्बुलेंस दान करोगे, दूसरे की एम्बुलेंस चोरी करके दान करोगे? अपनी। यानी दान वो किया जाता है जो या तो पैतृक संपत्ति हो या अपनी नेक तरीके से ईमानदारी से कमाई गई प्रॉपर्टी हो। तो नेक तरीके से ईमानदारी से कमाई गई प्रॉपर्टी दान होती है। उस फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, उनकी कोई पैतृक संपत्ति भारत में थी क्या? जोर से बोलिए जरा। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने कोई यहां पे मेहनत करके कोई प्रॉपर्टी इकट्ठा किया क्या? नहीं। कैसे प्रॉपर्टी इकट्ठा किया? तलवार के दम पे। तो तलवार के दम पे किसी की गाड़ी छीन के, किसी का घर छीन के, किसी का मकान छीन के दान हो सकता है क्या? जब आज नहीं हो सकता तो पहले कैसे हो सकता था? तो इसका मतलब यह हुआ जितने फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको दान का अधिकारी नहीं था, चैरिटी का अधिकारी नहीं था, वक्फ का अधिकारी नहीं था। दान, चैरिटी, वक्फ बहुत पवित्र शब्द है। दुर्भाग्यवश हमारे नेताओं ने उसको इतना अश्लील बना दिया, इतना जलील बना दिया। अदरवाइज बहुत ही पवित्र शब्द है। अब जब उनको अधिकार नहीं, फॉरेन इन्वेडर्स को, तो उनके जागीरदारों, उनके निजामों, उनके चौकीदारों, उनके हवलदारों को कैसे अधिकार हो गया? क्योंकि दान, चैरिटी, वक्फ किसकी होती है? अपनी, दूसरों की नहीं। यह तो बात हो गई दान। आते हैं आगे। ये भारत का क्या है? संविधान। दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान, यानी समान विधान, यानी एक देश एक विधान। इसलिए आर्टिकल 13 में कहा, पढ़िए आप लोग आर्टिकल 13 को, आज की डेट में जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है वो खत्म। तो करना क्या था? 1950 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देना चाहिए था, ये कुरीतियां आज के बाद खत्म, ये कुप्रथाएं आज के बाद खत्म, ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ आज के बाद खत्म। बनना क्या चाहिए था? शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 28 में जो शब्द क्या यूज किया? चैरिटी। तो बनना था यूनिफॉर्म चैरिटी कोड। दूसरा क्या शब्द है? इंडाउमेंट। तो बनाना क्या था? यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड। एक और शब्द है प्रॉपर्टी। तो क्या बनाना चाहिए था? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड। चलो एक बार मान लेते हैं भाई, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी शब्द यूज किया है, लेकिन जरा एक बार आर्टिकल 30 को पढ़ना। वो माइनॉरिटी क्या दिया, क्या है, बना किस लिए? हाँ, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपने उसको कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 29, 30 में या आर्टिकल 25 की स्टार्टिंग कैसे हो रही है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। 3 राइटर लगे हुए हैं। आर्टिकल 26 की स्टार्टिंग कैसे हो रही है? पब्लिक, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, 3 कंडीशन सब पे है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी। अब आर्टिकल 30 में चलो मान लिया कि भाई माइनॉरिटीज को आप अलग से उनके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। तो माइनॉरिटी कौन है भारत में? डिफाइन हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा।
1% वाला माइनॉरिटी की, 2% वाला माइनॉरिटी की, 3% वाला माइनॉरिटी कहीं डिफाइन किया क्या? नहीं। और ये वक्फ एक्ट क्या सारी माइनॉरिटीज पे लागू होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। तो ये माइनॉरिटी के अंदर भी एक कम्युनिटी को, एक बार सारी माइनॉरिटीज के लिए एक कानून बना होता जिसमें सिख भी आ रहे होते, पारसी भी आ रहे होते, यहूदी भी आ रहे होते, बहाई भी आ रहे होते, क्रिश्चियन भी, ईसाई भी आ रहे होते, तब तो समझ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहा हूं ये अपने आप में कानून ही पूरी तरीके से ब्रेजन वायलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस का, ब्रेजन वायलेशन है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का। यह अपने आप में डिस्क्रिमिनेटी है। इसीलिए हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया है। आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा की शुरुआत मेरी पीआईएल के बाद हुई है। मैंने पीआईएल फाइल किया, सरकार को नोटिस जारी हुआ, सरकार ने कोर्ट में जवाब देने की बजाय बिल बनाया, बिल जेपीसी को गया, जेपीसी पे आप चर्चा कर रहे हैं। इसका जो बीज है इस वक्फ का, वो कहां से है? पीआईएल से। मेरा ये मानना है कि जैसे एक पिता को अपने 4 बेटों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक पिता को अपनी 4 बेटियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक ससुर को अपनी 4 बहुओं से भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसलिए सरकार को भी अलग अलग रिलीजन के हिसाब से कानून नहीं बनाना चाहिए। और जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया तब तो बिल्कुल नहीं बना सकते। एक बार वैसे भारत का संविधान पहले से सेकुलर था, इंप्लाइड सेकुलर था, आर्टिकल 14, 15, 21, 19 सब सेकुलर ही है। लेकिन जब 76 में स्पेशली सेकुलर जोड़ दिया, फिर एक कम्युनिटी के लिए कैसे कर सकते हैं? होना चाहिए समान दान संहिता, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, समान धर्मस्थल संहिता, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड, समान संपत्ति संहिता, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड। भेदभाव करना ठीक नहीं है। आ गया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। जब तक आप भेदभाव करेंगे तब तक अच्छा नहीं है। अच्छा, डिस्प्यूट अभी भी बना रहेगा, यह डिस्प्यूट खत्म होने वाला नहीं है। क्यों? ये अमेंडमेंट आ गया, चलो मान लो 2 सेम कम्युनिटी के 2 लोगों का झगड़ा हुआ, ठीक है, वक्फ बोर्ड जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल जाएगा। लेकिन जहां 2 डिफरेंट कम्युनिटी का झगड़ा हुआ, तब कहां जाएगा? एक कम्युनिटी कहेगी एक काम करो, हमें तो तहसीलदार के यहां सुनवाई चाहिए। आप करो नहीं, तहसीलदार के यहां जा ही नहीं सकते, आप यहीं आओ। और इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ 700 किलोमीटर पड़ता है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई हो, रूटीन कोर्ट में सुनवाई हो, तो हर व्यक्ति 30-40 किलोमीटर जाएगा, अपने मुकदमे का फैसला कर लेगा। गरीब आदमी मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ कैसे जाएगा? रात भर को उसको जर्नी करनी पड़ेगी। एक बार अगर वो स्लीपर में जाए तो भी 400 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। तो इस जो कानून का जो फायदा कौन उठा रहे हैं? उसी कम्युनिटी के दबंग उठा रहे हैं। सेम कम्युनिटी के दबंग इसका फायदा उठा रहे हैं। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को, सिराज भाई भी जानते हैं, कैसे 5-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए और दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं मजहब के नाम पे। लखनऊ में भी कब्जा करके बैठे हैं, दिल्ली में कब्जा करके बैठे हैं, हैदराबाद में कब्जा करके बैठे, कहां नहीं बैठे, और 5-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बैठे हुए। क्यों? एक तो उनके सामने कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं, उनके सामने कोई शिकायत करने के लिए तैयार नहीं। कोई शिकायत कर दे उसको मजहब से बाहर निकाल देंगे। हिम्मत है नहीं किसी की इतनी करने की, और कर देंगे, कहेंगे अरे इसको तो फलाने ने उठा दिया, फलाने ने बहका दिया। एक बड़ा और भी दिक्कत चल रही। इसलिए कानून तो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिराज भाई बोले कि हमारे पिताजी ने यहां पे मस्जिद बनाने के लिए जमीन छोड़ा था, और उस पर विवाद हो जाए तब तो चले वक्फ ट्रिब्यूनल में, और मैं आके कह दूं नहीं हमारे पिताजी ने मंदिर बनाने के लिए छोड़ा था, तो विवाद कहां चले? एडीएम के यहां। लेकिन सवाल यही है कि अगर हम और अनुपम जी लड़ेंगे तब तो चलेगा एडीएम के यहां, और हम और सिराज जी लड़ गए तब कहां चलेगा? फिर तो 700 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, नोएडा से लखनऊ, मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ। झाबुआ जैसा स्थान
मैंने झाबुआ का एग्जांपल इसलिए दिया कि वहां के केस भी चल रहा है। झाबुआ भोपाल से 700 किलोमीटर दूर है। झाबुआ में रहते हैं ट्राइबल। वहां पे किसी एक माफिया ने जाके जमीन कब्जा कर लिया और आदिवासियों को कह रहा है तुम आओ, भोपाल आओ, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल राजधानी में पूरे एक राज्य में एक ही होता है। वो जो ट्राइबल जिन्होंने कभी झाबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी है, वो भोपाल आएंगे कैसे? जिन्होंने कभी झाबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी, वो भोपाल तक कैसे पहुंचेंगे? प्रियम्बल में लिखा है इक्वेलिटी, और क्या लिखा है? जस्टिस, और क्या लिखा है? फ्रेटर्निटी, और क्या लिखा है? यूनिटी, और क्या लिखा है? नेशनल इंटीग्रेशन। जब वन नेशन वन लॉ होता है तब होती है इक्वेलिटी, तब होता है जस्टिस, तब होता है फ्रेटर्निटी, तब होता है यूनिटी, तब होता है नेशनल इंटीग्रेशन। जब एक एक कम्युनिटी के लिए कानून होता है तो इक्वेलिटी आपकी चूर चूर हो जाती है, जस्टिस आपका चूर चूर हो जाता है, फ्रेटर्निटी तो मतलब ही नहीं है, आपका यूनिटी खत्म होती है, नेशनल इंटीग्रेशन खत्म होता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि नीचे वालों को ऊपर वाले का विधान सोचना चाहिए। ऊपर वाला कोई भेदभाव नहीं करता, दो ही आंख सबको देता है, दो ही कान सबको देता है, नाक में दो ही छेद देता है, मुंह एक ही देता है, ब्रेन राइट लेफ्टी सबको देता है, तीसरा किसी को नहीं देता। तो फिर नीचे वाले जो भेदभाव कर रहे हैं इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और मैं चाहूंगा इसकी जो खिलाफ की आवाज दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू होनी चाहिए, आप लोगों को शुरू करना चाहिए। क्यों लड़ा रहे भाई, क्यों लड़ा रहे? मैं यही तो कह रहा हूं, क्यों लड़ा रहे हो? क्यों हमें आपस में बांट रहे हो? ऐसी मेरी करीब 25 PIL हैं। यूनिफॉर्म चैरिटी कोड पे है, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड पे है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड पे है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे है, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज पे है। अगर आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा, लड़के लड़की की शादी की उम्र एक समान होनी चाहिए, वो मेरी PIL अलग से है मेरी। यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हो, यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हो, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन हो, यूनिफॉर्म सक्सेशन हो, यूनिफॉर्म इनहेरिटेंस हो। मेरा मानना है जैसे ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता वैसे नीचे वालों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले के नाम पे भेदभाव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? फिरकी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।